and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 2nd September 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of July 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about overall tax to GDP ratio in India. And this topic is important from our syllabus paper 4, Indian economy point of view. सबसे पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट डाटा देखते हैं अबाउट इंडियन इकोनॉमी, स्पेशली अबाउट टैक्स टू जीडीपी रेशियो. सो वी विल फाइंड दैट India's tax to GDP ratio overall is about 17.5%. ये देखो tax to GDP ratio according to the data released by OECD and World Factbook of World Bank. So tax to GDP ratio of India was about 17.5% in 2019. ये 2019 का डाटा है. And टैक्स टू जीडीपी रेशियो, आई होप आप इसका मतलब समझ रहे हैं. टोटल हमारी जितनी जीडीपी है उसका कितना परसेंट भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिला करके, या ये बात ध्यान रखना कि ये टोटल टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सबका टैक्स मिला करके टैक्स टू जीडीपी रेशियो. अगर आप सेग्रीगेटेड फॉर्म देखें तो आपको पता चलेगा कि लगभग 10% के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जबकि अबाउट 8% के आसपास सारे स्टेट गवर्नमेंट्स का मिला करके टैक्स टू जीडीपी रेशियो. ये बेसिक डाटा आपको याद रखना, इट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग. सो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज 17.5% एंड यू कैन सी इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट if you compare it with US, UK, Japan, China or Brazil. And overall, if we see the percentage of population that pays income tax, that is also very low. Only 5.8% people in our country pay income tax. 5.8% of the working age population. Overall इस बात का ध्यान रखना, जो working age population है उसका बस 5.8% लोग ही हमारे यहाँ पे टैक्स भरते हैं. That is also one of the lowest. अब ये दो डाटा देख करके हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम है और टैक्स भरने वाले लोग कम हैं. ये सुन के हमें ऐसा लगता है इन जनरल, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा है कि हमारे यहाँ पे टैक्स की चोरी बहुत होती है. द प्रॉब्लम ऑफ टैक्स इवेजन, दैट इज़ द पीपल हाइडिंग देयर इनकम लीडिंग टू जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, दैट इज़ वेरी हाई. ऐसा हमें लगता है इन जनरल, ये परसेप्शन है. लेकिन इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि ये परसेप्शन गलत है. Two arguments given in this article. पहला आर्ग्यूमेंट है that low tax to GDP ratio is not because of tax evasion. टैक्स की चोरी के कारण या जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, दोनों एक ही बात है. आप समझते हैं ब्लैक मनी जनरेट करने का सबसे आसान तरीका यही है, आप टैक्स डिक्लेयर ना करें, आप टैक्स ना भरें अपने इनकम पे. सो आप टैक्स इवेट तो कर लेते हैं लेकिन वो पैसा फिर ब्लैक मनी कहा जाता है. सो tax evasion or generation of black money is considered to be the reason behind low tax to GDP ratio. लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया कि ये सही नहीं है. दूसरा आर्गुमेंट कहा गया है कि low tax to GDP ratio in our country is because of high threshold income for taxation purpose. अब ये क्या है ये ज़रा समझते हैं. देखो, थ्रेशोल्ड इनकम फॉर टैक्सेशन पर्पस का मतलब है वो इनकम जिसके ऊपर की कमाई के बाद हमारे ऊपर टैक्स लगता है. और आप सबको पता है कि हमारे देश में टैक्सेबल इनकम है 5 लाख रुपए. फिर से मैं समझा रहा हूँ, वो इनकम जिससे ज़्यादा अगर कोई एक इंसान कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगे, उस इनकम को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड इनकम फॉर टैक्सेशन. तो हमारे देश में इफेक्टिव थ्रेशोल्ड इनकम फॉर टैक्सेशन है 5 लाख रुपए. इसका मतलब यह है कि 5 लाख या उससे ज़्यादा कमाने वाले इंसान के ऊपर ही हमारे देश में इनकम टैक्स लगता है. और इस आर्टिकल में कहा गया है कि इट इज़ वेरी वेरी हाई. 5 लाख रुपए थ्रेशोल्ड टैक्स इनकम बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम करना चाहिए. अगर हमारे देश का एनुअल इनकम पर कैपिटा एनुअल इनकम देखा जाए, मतलब ऑन एन एवरेज एक इंसान कितना कमाता है, तो पर कैपिटा एनुअल इनकम हमारे देश का बस 1.4 लाख रुपीज़ पर एनम है. यानी कि एक इंसान ऑन एन एवरेज हमारे देश में 1,40,000 रुपये कमाता है पर ईयर, और हम अपने देश में 5 लाख या उससे ज़्यादा कमाने वाले इंसान के ऊपर ही बस टैक्स लगाते हैं. तो नेचुरली टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो हमारे यहाँ पे कम हो ही जाएगा, टैक्स कलेक्शन कम हो ही जाएगा. ऐसा आर्टिकल में कहा गया है कि हमारा जो पर कैपिटा एनुअल इनकम है और हमारा जो थ्रेशोल्ड टैक्सेबल इनकम है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ज़्यादा है. अगर बाकी दूसरे कंट्री से हम कंपेयर करें तो ये डिफरेंस कम है. So this article says that
भारत सरकार ने बार बार ये जो थ्रेशोल्ड टैक्सेबल इनकम है उसको इंक्रीज़ किया है, उस लिमिट को इंक्रीज़ किया है एज अ पॉपुलिस्ट मेजर। लोगों का वोट कलेक्ट करने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए भारत सरकार ने बार बार थ्रेशोल्ड टैक्सेबल इनकम का लिमिट इंक्रीज़ किया, और इस कारण से हमारे देश में टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो गया है। अगर आप चाइना से कंपेयर करें, इस आर्टिकल में चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है, तो पिछले 20 सालों में चाइना ने थ्रेशोल्ड टैक्सेबल इनकम को बस 3 बार इंक्रीज़ किया है, जबकि इंडिया ने पिछले 20 सालों में थ्रेशोल्ड टैक्सेबल इनकम 13 बार इंक्रीज़ किया है। सो इस कारण से हुआ क्या है कि इंडिया के अंदर अभी भी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है बहुत कम है। अगर आप चाइना का एग्जांपल देखें तो 20 साल पहले चाइना का टैक्स टू जीडीपी रेशियो बस 3% था, आज हमारा भी 5% है। चाइना का जो चाइना के अंदर जो लोग टैक्स भरते थे, द पॉपुलेशन दैट पेड टैक्स इन इंडिया, 20 साल पहले वो बस 3% था, आज वो पॉपुलेशन बढ़ करके 15% हो गया है। वो इसलिए क्योंकि चाइना ने लगातार टैक्सेबल थ्रेशोल्ड इनकम को बढ़ाया नहीं है। लेकिन हमने क्या किया है, भारत सरकार ने लगातार टैक्सेबल थ्रेशोल्ड इनकम को इंक्रीज़ किया, और इस कारण से हमारे यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो टैक्स भरता है उसकी पॉपुलेशन अभी भी कम है। अब जरा देखते हैं पहला आर्टिकल, जैसा पहला आर्ग्यूमेंट। दूसरा आर्ग्यूमेंट आई होप आप समझ चुके हैं कि हमारे यहाँ पे जो ओवरऑल थ्रेशोल्ड टैक्सेबल इनकम है वो लिमिट काफ़ी ज़्यादा है, जबकि ऑन एन एवरेज एक इंसान की कमाई कम है, और इस कारण से हमारे यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कम होता है। अब पहला जो आर्गूमेंट है, जो जनरली हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे टैक्स कलेक्शन कम होता है क्योंकि टैक्स की चोरी होती है, टैक्स इवेजन होता है, इट लीड्स टू जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, इसके अगेंस्ट कुछ प्रूफ दिए हैं इस आर्टिकल में। हाउ कैन वी से दैट टैक्स इवेजन डज नॉट हैपन इन इंडिया एज एंटिसिपेटेड? ये बेसिक सवाल उठेगा हमारे दिमाग में कि आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में टैक्स की चोरी उतनी नहीं होती है जितना हम सोचते हैं। सो इस आर्टिकल में फिर बोला गया है दैट द डाटा ऑफ डीमोनेटाइजेशन रिवील्स दिस, कि जितना हम सोचते हैं उससे उतनी टैक्स की चोरी हमारे यहाँ पे होती नहीं है। जरा से देखते हैं व्हाट इज़ द डीमोनेटाइजेशन डाटा। तो देखो, आप सबको पता है कि 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार डीमोनेटाइजेशन लेकर के आई थी हमारे देश में, और उसके पीछे जो एक्सपेक्टेशन थी भारत सरकार की, जो प्लानिंग थी, वो ये थी कि हमारे देश के अंदर लगभग 15,41,000 करोड़ की करेंसी सर्कुलेट कर रही है हमारी इकोनॉमी में। इतना पैसा है। पुराने नोटों में जो पहले 1000 और 500 के नोट चलते थे उसमें टोटल 15,41,000 करोड़ रुपया है हमारे देश में। उसमें से भारत सरकार का एक्सपेक्टेशन था कि लगभग 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी है, और जब एक बार डिमोनेटाइजेशन लेकर के आई है भारत सरकार, तो ये जो ब्लैक मनी है ये दैट विल गेट फ्लश्ड आउट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि जिसके पास भी ये ब्लैक मनी है वो तो ले जाएगा नहीं बैंक में उसको जमा करने, क्योंकि वो तो जमा हो नहीं पाएगा। सो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट दिस ब्लैक मनी विल बी फ्लश्ड आउट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इससे इंडियन इकोनॉमी में ब्लैक मनी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और बहुत हद तक इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या? अब आरबीआई के डाटा के हिसाब से भारत सरकार ने उम्मीद की थी कि 3 लाख करोड़ फ्लश आउट होगा, ब्लैक मनी है, लेकिन एक्चुअल में इस 15,41,000 करोड़ में से लगभग 15,31,000 करोड़ वापस आ गए। ओनली ₹10,720 करोड़ डिड नॉट रीच टू द बैंक्स आउट ऑफ दिस 15,41,000 करोड़। तो इससे अब एक बात पता चलती है कि अगर ब्लैक मनी था भी हमारे देश में, ऑफ कोर्स कुछ तो ब्लैक मनी होगा भी, तो वो इतना ज़्यादा नहीं था, 3 लाख करोड़ के आसपास नहीं था। इट वाज हार्डली समवेयर अबाउट 10,000 to 20,000 करोड़ अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय आरबीआई ऑन द बेसिस ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो अब इसके बाद हमें 2 चीज़ें पता चल गई। देखो, द प्रॉब्लम्स अराइजिंग बिकॉज ऑफ एजम्पशन दैट देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी। ऐसा नहीं है कि बस आम जनता ऐसा सोचती है और कॉमन सिटीजन ऐसा सोचते हैं कि देश में ब्लैक मनी का जनरेशन बहुत होता है, लोग टैक्स नहीं भरते हैं। इवन सरकारें भी ऐसा सोचती थी कि हमारे देश में ब्लैक मनी का जनरेशन बहुत होता है बिकॉज पीपल डू नॉट पे टैक्स। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के इस डाटा के बाद दिस वाज ऑलमोस्ट क्लियर दैट लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो इज़ नॉट बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन। अब सरकार ऐसा सोचती थी, इस कारण से प्रॉब्लम क्या होता था? देखो, जब सरकार को ऐसा लगता है कि देश में बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी होती है, तो उस केस में गवर्नमेंट ब्रिंग्स पुअर पॉलिसीज़ लाइक डीमोनेटाइजेशन। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि डीमोनेटाइजेशन वाज इकोनॉमिक डिजास्टर, वो एक पूरी तरह से फेलियर था।
अब आप सामने एग्जांपल देख सकते हैं, बस 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी हमारी इकोनॉमी से फ्लश आउट हुआ, जबकि नए करेंसी को प्रिंट करने के लिए अकेले आरबीआई को 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। और बाकी जो इकोनॉमी को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, 6 महीने तक बिजनेस स्लो डाउन हो गया, वो सब तो अलग है। 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी को फ्लश आउट करने के लिए आरबीआई ने नए करेंसी छापे, जिसमें आरबीआई को खर्च पड़ा 13,000 करोड़ रुपए। सो दैट इज वाई दिस आर्टिकल सेज दैट डीमोनेटाइजेशन वाज अ ब्लंडर। और वो ब्लंडर हुआ क्यों? क्योंकि भारत सरकार को ऐसा लगता था कि हमारे देश में लोग टैक्स नहीं भरते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी है, बट दिस वाज नॉट ट्रू। और दूसरी बात, लेकिन अच्छा, अगला पॉइंट देखने से पहले ये जरा देख लो, जिस तरह से इस आर्टिकल में लिखा है, मैंने आज इट इज इस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन कर दिया था, डीमोनेटाइजेशन वाज एन इकोनॉमिक डिजास्टर और ब्लंडर। लेकिन आप अगर इस पॉइंट को लिख भी रहे हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि भारत सरकार इस आर्टिकल, इस डीमोनेटाइजेशन को लेकर के आई थी और आप इतना ब्लंट क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते। तो आपको थोड़ा सा रैशनल तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, द डाटा रिलीज्ड बाय आरबीआई regarding demonetization suggests that it was not very successful as anticipated by government of India। इस तरह का आपको क्रिटिसिज्म लिखना है। डोंट राइट दैट इट वाज ब्लंडर और डिजास्टर। दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि जब भारत सरकार को ऐसा लगता है कि देश में ब्लैक मनी बहुत है और टैक्स इवेजन बहुत होता है, तो भारत सरकार क्या करती है? एक तो पुअर डिमोनेटाइजेशन जैसी पॉलिसी लेकर के आती है, और दूसरा स्ट्रिंजेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बना देती है। हमारे देश में अलग अलग फिर इनकम टैक्स ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, अलग अलग ऑफिस बनाई जाती है, स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए जाते हैं, और बार बार रेड होता है इनकम टैक्स का। इससे होता क्या है कि द टैक्स पेयर गेट्स अनड्यूली हरास्ड। तो हमारे देश में जो टैक्स पेयर है और सरकार के बीच में एक तरह का डिस्ट्रस्ट आ गया है, बार बार छापामारी से, और एक तरह का डिस्ट्रस्ट है। सरकार जो है टैक्स पेयर्स को चोर की तरह देखती है, समझो तो एक तरह से। मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स आर सीन एज टैक्स इवेडर्स, लेकिन ऐसा है नहीं, इस आर्टिकल में कहा गया है, और इस कारण से इट लीड्स टू हरासमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स एंड द कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑल्सो गोज हाई। इतने सारे टैक्स ऑफिसर्स को हम अपॉइंट करेंगे, इतने सारे टैक्स ऑफिसर्स बनाएंगे, तो टैक्स कलेक्शन तो उतना नहीं बढ़ पाता है, लेकिन टैक्स कलेक्ट करने का खर्चा बहुत हो जाता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हेन वी थिंक दैट इन आवर कंट्री देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन, एंड दैट इज लीडिंग टू लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो। लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम इसलिए नहीं है क्योंकि देश में चोरी हो रही है, इसलिए कम है क्योंकि जो थ्रेशोल्ड टैक्सेबल लिमिट है और जो पर कैपिटा एनुअल इनकम है हमारे देश का, उसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। अब रिसेंट रिफॉर्म्स को अगर देखें, देन यू विल अंडरस्टैंड। देखो, डीमोनेटाइजेशन करके भारत सरकार को एक बात तो समझ आ गई कि जितना वो सोचते थे कि इस देश में ब्लैक मनी है, उतना इस देश में ब्लैक मनी नहीं था, और इस कारण से उनको एक ये भी बात समझ आ गई कि देश में इतना ज़्यादा टैक्स की चोरी नहीं होती है जितना भारत सरकार सोचती थी। तो इस कारण से भारत सरकार ने अलग स्टेप्स लिए हैं। पहले किस तरह के स्टेप्स होते थे? स्ट्रिंजेंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे, बहुत सारे रेड होते थे, लेकिन अब बिल्कुल उसका उल्टा स्टेप्स ले रही है भारत सरकार। टैक्स रिफॉर्म्स लेकर के आ रही है भारत सरकार। क्या लेकर के आ रही है? आप देखो, हाल फिलहाल में आपको पता ही है कि एक प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इस तरह के नए नए रिफॉर्म्स लेकर के आ रही है जहां पे अब टैक्स पेयर्स को फ्रेंडली तरीके से ट्रीट किया जाएगा, एंड ओवरऑल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन विल बी मेड टैक्स पेयर फ्रेंडली। क्योंकि अब धीरे धीरे भारत सरकार को समझ आ रहा है कि देश में हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं वो चोरी उतना नहीं करते जितना भारत सरकार सोचती है। दूसरा, भारत सरकार को क्या करना चाहिए? अगर हमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो बढ़ाना है तो हमें इनकम टैक्स थ्रेशोल्ड लिमिट को थोड़ा कम करना चाहिए, या कम से कम उसको फिक्स कर देना चाहिए, उसको बात बात पे इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो होगा क्या? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ेगी ऑन एन एवरेज, और थ्रेशोल्ड लिमिट अगर वही रह जाएगी तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भारत सरकार का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कलेक्शन ऊपर जाएगा। लेकिन हम बात बात पे इंक्रीज कर देते हैं थ्रेशोल्ड टैक्सेबल लिमिट, इस कारण से हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो कलेक्शन कम रहता है। इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे मैंने आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन एज इट इज़ यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा नहीं, यहाँ पे मैंने 2 डाटा शेयर कर रखा है आपके साथ ग्राफ के फॉर्म में। इन 2 डाटा को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 डाटा। The next article is taken from international segment. It is about change in Qatar laws for Indian diaspora. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So देखो, सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो कतर, सबसे पहले देखो कतर को लोकेट करते हैं जोग्राफिकली। कतर एक छोटा सा कंट्री है, इट शेयर्स बाउंड्री विद सऊदी अरबिया एंड इट ओपन्स इन पर्सियन गल्फ। आप देख सकते हैं कतर, उसके पास में ये छोटा सा कंट्री बहरीन। कतर का कैपिटल सिटी दोहा।
और कतर ने हाल फिलहाल में किया क्या है, कतर कुछ लॉज लेकर के आया है फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। वो लोग जो बाहर से जा कर के कतर में काम करते हैं उन लोगों के लिए कुछ वेलफेयर लॉज लेकर के आया है। कतर, इंडिया से बहुत सारे लोग कतर में जाके काम करते हैं, इस कारण से ये न्यूज़ इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जरा देखते हैं व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लॉज दैट हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय कतर फॉर द वेलफेयर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। पहला है एबॉलिशमेंट ऑफ कफाला सिस्टम। तो जरा समझते हैं कि ये कफाला सिस्टम है क्या। देखो, कफाला सिस्टम में होता क्या है, दैट ऑल अनस्किल्ड लेबरर्स इन अ कंट्री नीड टू हैव अ इन कंट्री स्पॉन्सर हु यूजुअली इज़ देयर एम्प्लॉयर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वीज़ा एंड लीगल स्टेटस। दूसरे शब्दों में बोलें, एकदम सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप इंडिया में रहते हैं और अगर आपको कतर में जाके काम करना है तो वहाँ पे पहले आपको एक लोकल इंसान को ढूंढना होगा, एक लोकल स्पॉन्सर कहते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं ना लोकल गार्जियन, वैसे ही आपको एक लोकल स्पॉन्सर ढूंढना होगा जिसको लोग कहते हैं कफील या फिर लोकल गार्जियन। अब वो कफील जब तक आपको स्पॉन्सर नहीं करेगा, जब तक वो आपको लिख के नहीं देगा कि हाँ वो आपकी गारंटी लेता है, तब तक आपको वहाँ पे नौकरी नहीं मिल सकती। इसको कहते हैं कफाला सिस्टम। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये कफील के पास इन सारे इंडियंस को या फिर कहीं से भी जो माइग्रेंट वर्कर्स आते होते हैं उनको अपना पासपोर्ट जमा कर देना होता है, तभी जाकर के कफील इनको यहाँ पे काम करने देता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी कुछ कमाते हैं मेहनत करके उसका एक अच्छा खासा अमाउंट 30% 40% ये कफील रख लेता है एज हिज ओन चार्ज। सो ये होता है कफाला सिस्टम। इट इज़ वेरी अनजस्टिफाइड, अट्रोसियस, एक्सप्लॉयटेटिव। तो ये कफाला सिस्टम पूरे ही वेस्ट एशिया में एप्लीकेबल है। हर कंट्री ऑलमोस्ट इसको प्रैक्टिस करती है, मेड भी सऊदी अरबिया, यूएई, बहरीन, कतर, ओमान, सब जगह ये कफाला सिस्टम चलता है। लोकल गार्जियन आपको चुनना होता है अगर आपको वहाँ काम करना है तो। इस चक्कर में इनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है इन वर्कर्स का। इनका ये पासपोर्ट भी नहीं देता, अगर इनको मान लो किसी कारण से वापस देश लौट के आना है, ये कफील उनका पासपोर्ट भी नहीं लौटाता है। सो दीज पीपल बिकम अ काइंड ऑफ स्लेव टू दिस कफील, दीज वर्कर्स बिकम अ काइंड ऑफ स्लेव टू दिस कफील। तो ये काफ़ी इनह्यूमन प्रैक्टिस है, इसको कतर ने एबॉलिश कर दिया है। और कतर इसके साथ ही पहला ऐसा कंट्री बन गया है वेस्ट एशिया का टू abolish कफाला सिस्टम। सऊदी अरबिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू abolish दिस कफाला सिस्टम। उसके अलावा कतर ने और भी नए माइग्रेंट रूल्स लाए हैं, जैसे कि इट हैज़ स्क्रैप्ड द रूल्स रिक्वायरिंग माइग्रेंट वर्कर्स टू टेक देयर एम्प्लॉयर्स परमिशन बिफोर चेंजिंग जॉब। अगर आपको जॉब अब छोड़ना है, एक कंपनी से जॉब छोड़ के दूसरे कंपनी में जाना है, आप बस रिजिग्नेशन दो, आपको अपने एम्प्लॉयर से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा द मिनिमम वेजेज हैज़ ऑल्सो बीन इंक्रीज बाय 25%। नाउ मिनिमम वेजेस फॉर माइग्रेंट वर्कर हैज़ बीन इंक्रीज टू $274 पर मंथ। सो ये 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कतर के अंदर फॉर वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स जो दुनिया भर से जाकर के वहाँ काम करते हैं। अब ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वो इसलिए क्योंकि लगभग 6.5 लाख इंडियन वर्कर्स, बहुत सारे तो इसमें से अकेले केरला से जाते हैं, लगभग इन 6.5 लाख में से 3 लाख तो अकेले केरला से जाते हैं। 6-6.5 लाख वर्कर्स कतर के अंदर अकेले काम कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट विल हेल्प इन वेलफेयर ऑफ इंडियन डायस्पोरा वर्किंग इन कतर। अब जरा ओवरऑल समझते हैं। देखो, ये है वेस्ट एशिया। ओवरऑल अगर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी समझें, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को जहाँ पे कतर ने ये लॉज लेकर के आए हैं, इसको डायरेक्टली तो आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री का लॉ के बारे में तो हमसे पूछेगा नहीं, लेकिन इस पॉइंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन आर राइटिंग आर आंसर्स। तो कभी भी इंडिया वेस्ट एशिया पे रिलेशंस पे सवाल आ जाए, ये हैं वेस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़, कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान। इंडिया वेस्ट एशिया पे कभी भी सवाल आ जाए तो आपको ये बात लिखनी है कि जो इंडिया के 2 मेन कंसर्न हैं या 2 मेन इंटरेस्ट हैं रिगार्डिंग वेस्ट एशिया, वो हैं टू सिक्योर द इंटरेस्ट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स और ऑफ इंडियन डायस्पोरा लिविंग इन वेस्ट एशिया, क्योंकि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स जाकर के इंडिया से जाते हैं वहाँ काम करने, इंडियन एक्सपर्ट्स। उनका फ़ायदा क्या होता है? ये लोग इंडिया से जाते हैं और यहाँ पे काम करते हैं इन ऑयल फील्ड्स, गैस फील्ड्स, इनको हम कहते हैं इंडियन एक्सपर्ट्स। और इंडियन डायस्पोरा वो वहाँ से पैसा कमा के रेमिटेंस के फॉर्म में हमारे देश में भेजते हैं और इससे हमारे देश को फॉरेक्स रिजर्व की कमाई होती है। सो इंडियन डायस्पोरा वर्किंग इन गल्फ कंट्रीज आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स रिजर्व्स और सोर्स और फॉर आर कंट्री। उसके अलावा ऑफ कोर्स दूसरी बात तो आप सब जानती होंगे, द इम्पॉर्टेंस ऑफ गल्फ कंट्रीज़ और वेस्ट एशियन कंट्रीज़ फॉर इंडिया, दैट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया हेवली डिपेंड्स, हम लगभग अपना 70% क्रूड ऑयल एंड गैस हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम वेस्ट एशिया। सो दीज 2 आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। इंडिया और वेस्ट एशिया में जब भी
कभी भी कोई नेगोशिएशन होगा तो इन दोनों मुद्दों पे तो ज़रूर होगा। उसके अलावा टेररिज्म एक मुद्दा होता है। अब ज़रा देखते हैं ओवरऑल दुनिया भर में माइग्रेशन का ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि ये डाटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। कभी भी वेस्ट एशिया पे माइग्रेंट्स पे सवाल आ जाए, इंडियन डायस्पोरा पे सवाल आ जाए, तो इस डाटा का इस्तेमाल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक ऑफ 2019, यूनाइटेड नेशन ये डाटा रिलीज़ करता है हर साल, जिसका नाम है माइग्रेंट स्टॉक। उसके हिसाब से यूएस वो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग बाहर से जाकर के काम करते हैं। मतलब यूएस में सबसे ज़्यादा इन्फ्लक्स होता है, मतलब वहाँ पे लोग आते हैं, फॉलोड बाय जर्मनी। और यूएस और जर्मनी में भी देखो कितना ज़्यादा अंतर है। देन फॉलोड बाय रसिया। ये टॉप 7 ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे लोग बाहर से आकर के काम ढूंढना चाहते हैं, करना चाहते हैं। सो फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, पीपल प्रेफर दीज 7 डेस्टिनेशंस। ये 7 वैसे कंट्री हैं जहाँ से लोग बाहर जाते हैं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए। और उसमें सबसे आगे है इंडिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन फॉर ग्लोबल डायस्पोरा, मतलब यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। दिस इज़ द ओरिजिन और दिस इज़ द डेस्टिनेशन। तो इंडिया डायस्पोरा के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग सबसे ज़्यादा बाहर जाते हैं काम ढूंढने के लिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अब ज़रा देखते हैं कि इंडियंस सबसे ज़्यादा जाते हैं, नो डाउट। वो भी इंडियंस कौन कौन से कंट्री में जाते हैं। ये 15.6 मिलियन जो इंडियंस हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं हर साल। यूएई में सबसे ज़्यादा इंडियंस जाते हैं, लगभग सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, 3.5 मिलियन इंडियंस हैं। देखो टोटल अभी तक यूएई के अंदर 35 लाख इंडियंस रह रहे हैं। उसके अलावा कतर के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया 6 लाख इंडियंस रह रहे हैं। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ इंडियन डायस्पोरा लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज़। सो यूएई को आपको नाम याद रखना है। इंडियन डायस्पोरा जो सबसे ज़्यादा जिस कंट्री में रह रहा है वो है यूएई, 35 लैक्स। अगर आप जाकर के देखोगे दुबई के अंदर, आपको मैं फैक्ट बताता हूँ, दुबई के अंदर अकेले जो 93% वर्कर्स हैं वो डायस्पोरा है, मतलब बाहर से आके काम कर रहे हैं। आपको कोई भी नहीं दिखेगा जो वहाँ का लोकल हो। आप चाहे लिफ्ट बॉय से लेकर के आप होटल रेस्टोरेंट में जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, सब आपको डायस्पोरा दिखेंगे, खासकर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। उसमें से भी 93% तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज़ करेक्ट डाटा इन दुबई जो डायस्पोरा, उसमें से भी 70% इंडियंस आपको मिलेंगे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इन यूएई working as migrants are from India. The next article is again taken from international segment. It is about reforms at United Nations Security Council. This topic is again important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। टोटल इट हैज़ 15 मेंबर्स, कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर्स कहे जाते हैं एंड देर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएस। ये परमानेंट मेंबर्स इसलिए हैं क्योंकि इनकी सीट हमेशा बनी रहती है यूएनएससी के अंदर, जबकि 10 नॉन परमानेंट मेंबर चुने जाते हैं 2-2 साल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। और कोई भी वोटिंग होती है उसमें सब वोट करते हैं, बट द डिसीजन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ 9 आउट ऑफ 15 कंट्रीज। तो अगर किसी भी प्रपोजल को कम से कम 9 कंट्री जब तक सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक वो प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता यूएनएससी में। और उसके अलावा ये जो 5 कंट्री हैं उनको एक स्पेशल पावर है जिसको कहते हैं वीटो पावर। मतलब अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, इनमें से किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया किसी भी प्रपोजल को, देन दैट प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड, नॉट एक्सेप्टेड ओवरऑल एट यूएनएससी। सो दैट इज नोन एज वीटो पावर। अब जरा देखते हैं कि इंडिया का क्या स्टैंड रहा है रिगार्डिंग यूएनएससी। इंडिया हमेशा से ही डिमांड करता है एक्सपेंशन ऑफ यूएनएससी। इंडिया का कहना है कि यूएनएससी शुड बी मेड मोर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक, और भी कंट्रीज इंक्लूड किए जाने चाहिए एट यूएनएससी। मोर कंट्रीज शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन। दूसरा आर्ग्यूमेंट है इंडिया का दैट द करंट स्ट्रक्चर ऑफ यूएनएससी रिप्रेजेंट्स आउटडेटेड ग्लोबल सेटिंग ऑफ कोल्ड वॉर एरा। तो एक बात को ज़रा समझो, ये 5 कंट्रीज़ को क्यों परमानेंट सीट दी गई है यूएनएससी के अंदर, उसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं। लॉजिक ऐसा दिया गया था जब यूएनएससी बनाया जा रहा था कि ये 5 कंट्री रिस्पॉन्सिबल हैं, क्रेडिबल कंट्रीज़ हैं, जो दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबल होकर के, न्यूट्रल होकर के और ग्लोबल इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले सकते हैं। सो दीज आर द 5 रिस्पॉन्सिबल क्रेडिबल कंट्रीज। इसी कारण से इनको परमानेंट सीट दी गई थी एट यूएनएससी। लेकिन अब इंडिया का ऐसा कहना है कि अब 21st सेंचुरी आ चुका है और ग्लोबल सिनेरियो बदल चुका है, बहुत सारे और भी क्रेडिबल प्लेयर्स आ चुके हैं, रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज हैव इमर्ज्ड एंड देयर वॉइस ऑल्सो मस्ट बी इंक्लूडेड एट यूएनएससी। तो दूसरे शब्दों में इंडिया ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे कंट्रीज जैसे कि हम लोग, इंडिया,
हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़्यादा क्रेडिबल हैं, बहुत सारे और भी कंट्रीज आ चुके हैं, इनके वॉइस को इंक्लूड किया जाना चाहिए। ये जो अभी का सेटअप है, ये 5 परमानेंट कंट्री, ये कोल्ड वॉर एरा का सेटिंग है और अब यूएनएससी को करंट सिनेरियो के हिसाब से बदलना चाहिए। और यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने के लिए इंडिया ने एक ग्लोबल ग्रुपिंग की है 4 कंट्रीज़ की। वो 4 कंट्री हैं, उनको दे आर ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी एंड जापान। ये 4 कंट्री के ग्रुप को कहते हैं G4। हो सकता है आपसे प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पार्ट ऑफ G4। तो इंडिया ने G4 ग्रुपिंग बनाई है विद ब्राज़ील, जर्मनी एंड जापान इन ऑर्डर टू ब्रिंग और प्रेशराइज यूएन फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स एट यूएनएससी। और अब हाल फिलहाल में न्यूज़ क्या है जिसके बेसिस पे ये आर्टिकल आया है, कई सारे अभी लेटर्स डाले गए हैं इंडिया के तरफ से, प्रपोजल्स दिए गए इंडिया के तरफ से हाल फिलहाल में इन ऑर्डर टू ब्रिंग रिफॉर्म्स एट यूएनएससी। फॉर एग्जांपल पिछले साल अक्टूबर 2019 में जब नॉन अलाइनमेंट सबमिट हुई थी इन बाकू अजरबैजान, तो उसमें सारे के सारे 120 कंट्रीज़ ने यूनानिमसली इंक्लूडिंग इंडिया की तरफ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू साहब ने रिप्रेजेंट किया था, सारे के सारे कंट्रीज़ ने यूनानिमसली एक रिजोल्यूशन पास किया था फॉर रिफॉर्म्स एट यूएनएससी। उसके अलावा हाल फिलहाल में G4 ग्रुप्स ने, ये 4 कंट्री के ग्रुप्स ने, इसने मिलकर के एक लेटर सबमिट किया है यूएनएससी को फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स एट यूएनएससी। उसके अलावा कुछ दिनों पहले, पिछले महीने ही अफ्रीकन यूनियन ने एक लेटर सबमिट किया था फॉर ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स एट यूएनएससी। अफ्रीकन यूनियन का भी अपना डिमांड है। अफ्रीकन यूनियन ने 2 प्रपोजल सबमिट किए थे यूएनएससी रिफॉर्म्स के लिए। हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। अफ्रीका चाहता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाया जाए और अफ्रीका को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाए जब परमानेंट मेंबर इन यूएनएससी। और अफ्रीका किस तरह का प्रपोजल दिया अफ्रीका ने, उस प्रपोजल का नाम है एल्जुवीनी कंसेंसस एंड सिरटे डिक्लेरेशन। तो 2 प्रपोजल हैं, दोनों प्रपोजल में मोर और लेस एक ही बात की गई है एंड बोथ प्रपोजल्स वर ब्रॉट इन अफ्रीका इन 2005। इस कारण से सिंस दोनों प्रपोजल में एक ही बात की गई है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कॉमन अफ्रीकन पोजीशन। और ये प्रपोजल में क्या कहा गया है अफ्रीका द्वारा, अफ्रीका कहता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 5 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए यूएनएससी में। 5 कंट्रीज़ फ्रॉम 5 जोन्स, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। दिस इज एल्जुवीनी कंसेंसस एंड सिरटे डिक्लेरेशन ऑफ अफ्रीका। दोनों में ही एक ही बात कही गई है, दोनों ही 2005 में लाया गया था और एक ही बात कही गई है कि 5 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए अफ्रीका से यूएनएससी के अंदर। अभी तक किसी एक भी कंट्री को परमानेंट सीट नहीं मिली है अफ्रीका से एट यूएनएससी। The next article is taken from economy segment. It is about AGR dues on telecom companies. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो, टेलीकॉम कंपनीज एकदम बेसिक से पहले समझते हैं। जो टेलीकॉम कंपनीज होती है हमारे देश में, इनफैक्ट बाकी PSUs के लिए भी सही है, उनके मेनली देखो 2 तरह की एक्टिविटीज़ होते हैं, कोर एक्टिविटी या नॉन कोर एक्टिविटी। कोर एक्टिविटी क्या होगी टेलीकॉम कंपनी की? डाटा सर्विस प्रोवाइड करना, कॉलिंग सर्विस प्रोवाइड करना। जबकि नॉन कोर एक्टिविटी क्या होगी? रेंट पे कुछ जगह दे दिया, मान लो उनका कोई एक ऑफिस है, उसको रेंट पे दे दिया किसी दूसरे कंपनी को। प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, उन्होंने मान लो ऑफिस को बेच दिया, कहीं से डिविडेंड आ गया, उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, वहाँ से कुछ कमाई आ गई, कहीं किसी को लोन दे रखा है, उससे इंटरेस्ट कमाई हो गई, या कोई और भी मिसलेनियस इनकम हो गया। दोज इनकम्स आर नोन एज इनकम कमिंग फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटी, और इनकम कमिंग फ्रॉम दीज कोर एक्टिविटीज़ आर नोन एज इनकम कमिंग फ्रॉम कोर एक्टिविटीज़ ऑफ कोर्स, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, करंट न्यूज़ में क्या कहा गया? देखो, अभी तक जो टेलीकॉम कंपनियां थीं वो सिर्फ कोर एक्टिविटीज़ पे जो उनकी कमाई होती थी उस पे टैक्स भरते थे। लेकिन जनवरी 2020 में, इसी साल, सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को कहा, ऑर्डर दिया कि उनको ओवरऑल कोर और नॉन कोर दोनों एक्टिविटीज़ पे जो कमाई होती है उस पे टैक्स भरना है। दैट इज़ नोन एज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR। दिस इज़ द इशू जो आप काफ़ी टाइम से सुन रहे होंगे, AGR इशू। सरल शब्दों में, इन कोर एक्टिविटीज़ पे जो कमाई होती थी उस पे वो टैक्स भरते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोर और नॉन कोर दोनों से जो उनकी रेवेन्यू जनरेट होती है उस पे उनको टैक्स भरना है। दैट इज़ नोन एज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम दोज 2 एक्टिविटीज़ आर नोन एज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू एंड दे हैव टू पे टैक्स ऑन दिस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब जब ये डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से ओवरऑल 3 कंपनियां जो हमारे देश में मेन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, इनके ऊपर हेवी ड्यूज आ गया बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फॉर टैक्स कैलकुलेशन। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ड्यूज आ गया वोडाफोन के ऊपर, लगभग 53,000 करोड़ का, जबकि भारतीय एयरटेल के ऊपर 35,000 करोड़ का, जियो के ऊपर काफ़ी कम था, लगभग 60 करोड़ का।
अब वोडाफोन की हालत यूँ हो गई कि वोडाफोन ने तो कह दिया था कि अगर भारत सरकार ने उसको एजीआर में रिलीफ नहीं दिया, एजीआर ड्यूज़ में रिलीफ नहीं दिया, तो वोडाफोन अपना बिजनेस इंडिया में बंद कर देगा, क्योंकि वोडाफोन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना सारा ड्यूज़ वो एक साल में भर सके। तो अब करंट न्यूज़ देखते हैं। जब वोडाफोन ने कह दिया, बाकी भारती एयरटेल की भी हालत बहुत ख़राब थी, उसने भी कह दिया कि इट विल बी डिफ़िकल्ट टू पे दिस एजीआर ड्यूज़ इन 1 ईयर। पहले तो ये कोशिश कर रहे थे कि भरना ही ना पड़े, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं एजीआर ड्यूज़ तो भरना पड़ेगा, तो फिर इन्होंने कहा कि हमें टाइम दिया जाए। और अब ये न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल का वक्त दिया है इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू पे ड्यूज़ भरने का। उस पर कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि 10% ऑफ दिस ड्यूज़ इनको अगले साल 31 मार्च 2021 तक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास जमा करा देना है। उसके अलावा बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको उन लोगों को इक्वल इंस्टॉलमेंट में ईयरली बेसिस पे जमा करना है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। और अगर वो टाइम पे अगर अपना इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी भी लगेगा, और साथ ही साथ उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज भी लगाया जा सकता है। एंड एवरी ईयर दे हैव टू सबमिट अ कंप्लायंस रिपोर्ट ऑल्सो, कि वो टाइम टू टाइम अपना ईएमआई और जो मंथली ईयरली इंस्टॉलमेंट वो भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, उसका एक रिपोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट के पास भी सबमिट करना होगा, कंप्लायंस रिपोर्ट। Let us see some prelims related factual information that came in the newspaper today. India, Australia, Japan have decided to strengthen supply chain. So these countries, इनके जो मिनिस्टर्स थे, कॉमर्स मिनिस्टर्स, उनकी एक मीटिंग हुई है हाल फिलहाल में, जिसमें उन्होंने फैसला लिया है कि वो एक सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि चाइना जो एक मेजर सप्लायर है इस एशिया पैसिफिक रीजन में, उसके पोजीशन को रिप्लेस किया जाए by these 3 countries, Australia, India and Japan. Second news, India to participate with Russia in naval exercise. So India and Russia are scheduled to hold the bilateral naval exercise जिसका नाम है इंदिरा, IND for India and RA for Russia. इंदिरा 2020, a naval exercise between India and Russia that will be held in Andaman Sea. ये देखो, ये है अंडमान सी, अंडमान निकोबार से वो ईस्टर्न साइड में है, डायरेक्टली अटैच्ड विथ मलक्का स्ट्रेट. That's all from our side for today. Thanks for watching.